गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 16 मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके थे, अब हम आगे करेंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर शासक थे। वे साम्राज्य का पतन होने से ना रोक सके। शासक के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता था। इसमें बहुत साधन और शक्ति नष्ट होती थी। सम्राटों के कमज़ोर होने के कारण प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और स्वतंत्र हो जाते थे। तो देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारी क्या थे? कमज़ोर शासक थे। और साथ में उनके में ये होता था, उनके साम्राज्य में, कि जैसे ही जो शासक था वो मरता था तो उसके जो उत्तराधिकारी होते थे वो आपस में लड़ने लग जाते थे। इसकी वजह से साधन और शक्ति का बहुत नुकसान होता था। और सम्राटों के कमज़ोर होने के कारण जो प्रांतीय गवर्नर थे वो शक्तिशाली हो जाते थे और वो स्वतंत्र हो जाते थे। सेकंड, मुग़ल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण क्या था देखते हैं। इस समय तक न तो पर्याप्त धन बचा था और न ही जहागीरें जो विभिन्न अधिकारियों को दी जा सकती थी। जमींदार संतुष्ट थे क्योंकि वे समझने लगे थे कि सरदार राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लेते थे। अतः उनका सरदारों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक कारण भी रहा क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं बचा था और ना ही उनके पास जागीरें बची थी जिसको वो दे सकें। ठीक है, किसको दे सकें? जो विभिन्न अधिकारियों को वो दे सकें। फिर जमींदार क्या थे? संतुष्ट थे। उन्हें ये समझ में आ गया था कि उनका जो ज़्यादातर भाग है वो कौन ले लेता है? सरदार उनसे ले लेता है। तो वो क्या हो गए? सरदारों के विरुद्ध हो गए और संघर्ष करने लगे। तीसरा, लगान अदा करने के बाद किसानों पर बहुत कम धन बचता था, अतः वे अधिक गरीब होते गए। कभी कभी किसान भी असंतुष्ट जमींदारों का विद्रोह में साथ देते थे। तो देखिए, लगान बढ़ गया जिसकी वजह से किसान गरीब थे और गरीब होते हुए चले गए। और कभी कभी जब वो गुस्सा हो जाते थे तो क्या करते थे? असंतुष्ट होने पर जमींदारों के विद्रोह में उनका साथ देने लगते थे। फोर्थ, मराठे और सिख मुगलों को बराबर धमकियाँ देते रहते थे, अतः मुगलों की एक बड़ी सेना इन दोनों क्षेत्रों को अपने अधिकार में बनाए रखने में व्यस्त रहती थी। जो मराठे और सिख थे वो क्या करते थे? मुगलों को हमेशा धमकियाँ देते रहते थे। तो इसलिए जो मुगलों की बड़ी सेना थी वो इन दोनों को व्यस्त रखने, मतलब इन दोनों पे अपना अधिकार करने में बनाए रखने के लिए वो व्यस्त रहती थी, इसकी बड़ी बड़ी सेनाएं। फिफ्थ, मनसबों की संख्या अकबर के काल से 3 गुना बढ़ गई थी और मनसबदार इतने ईमानदार नहीं रह गए थे। वे जो लोग लगान जमा करते थे उनका सही हिसाब नहीं रखते थे। वे बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रहते थे। तो देखिए, मनसबों की संख्या अकबर के काल से 3 गुना बढ़ गई थी और मनसबदार इतने ईमानदार नहीं रह गए थे। ठीक है, वे जो लगान जमा करते थे उसका सही हिसाब नहीं रखते थे और बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। ये भी एक कारण था। 6 देखिए, 18वीं शताब्दी में अधिकारियों का प्राय सांतरण नहीं होता था, जिससे बहुत से अधिकारी स्थानीय शासकों का सा व्यवहार करने लगते थे। 18वीं शताब्दी में क्या होता था? बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जिनका स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाता था, इसलिए वो अपने आप को क्या समझने लग गए थे? शासक। 7, मुगलों की सैनिक शक्ति भी कमज़ोर हो गई थी। अब अन्य सेवाओं की तुलना में मुगल तोपखान तकनीकी रूप से बहुत पिछड़ गया था। भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों चलाने के लिए नियुक्त करके संतुष्ट हो जाते थे। मुगलों ने नौसेना के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जो मुगल की सैन्य शक्ति थी वो भी कमज़ोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो तोपखान जैसी नीति अब नहीं अपना पाते थे। उनके जो क्या थे, सैनिक थे, वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे, वो अब कमज़ोर हो गए थे। भारतीय सैनिक को, क्योंकि वो क्या नहीं करते थे? प्रशिक्षण नहीं देते थे अपने सैनिकों को, वो विदेशियों को तोप चलाना सिखाते थे और इसी में वो खुश हो जाते थे। और ना ही उन्होंने अपनी सेना के विकास पर ध्यान दिया और ना ही नौसेना के विकास पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 8, यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था। वहाँ नए अनुसंधान हो रहे थे। मुगलकालीन भारत इन नवीन खोजों की ओर से पूर्णतया उदासीन रहा। यूरोप में क्या हो रहे थे? नए नए विज्ञान के खोज हो रही थी, विकास हो रहा था। और ये जो नए नए अनुसंधान थे, मुगलकालीन भारत जो था वो हमेशा इन नए खोजों से दूर ही रहा। ठीक है, उसे कुछ पता नहीं होता था। 9, शासकों, सरदारों और अभिजात वर्ग का जीवन बड़ा ही विलासपूर्ण हो गया था, जिसके कारण देश का चारित्रिक
और सामाजिक पतन हो गया। किसानों और शिल्पकारों को कठिनाई का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, परंतु शहरों के व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभिजात कुलों के लोग अपना समय आलस्य और शराब पीने में नष्ट कर देते थे, परंतु प्रांतीय दरबारों में इस सरकार के आलसी और अयोग्य उच्च वर्ग के लोग नहीं थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को अनुशासन में रखने का प्रयत्न किया। देखिए, जो शासक और सरदार थे या जो अभिजात वर्ग थे वो क्या करते थे, वो भोग विलास में ही लिप्त रहते थे और किसानों और शिल्पकारों को कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और परंतु शहरों में व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग बड़ा सुखमय जीवन जीते थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण है किसके, मुग़ल साम्राज्य के पतन का, कि उन्होंने किसानों और शिल्पकारों पर ध्यान नहीं दिया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली की शान शौकत नष्ट हो गई, परंतु यह सभ्यता और संस्कृति अब दिल्ली के उन प्रांतीय छोटे राज्यों में पहुंच गई जिनका उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी के बाद का भारत इन्हीं राज्यों का इतिहास है। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ वैसे ही क्या हो गई, दिल्ली की जो शान शौकत थी वो सब बर्बाद हो गई, और अब छोटे छोटे जो राज्य हैं जो 18वीं शताब्दी में जिनका विकास हुआ था, अब सिर्फ वही रह गए हैं इतिहास के नाम पर हमारे पास। ठीक है, चलिए ठीक है, आप इसके ये सब परिभाषिक शब्दावली कर दीजिएगा, और ये मैंने आपको भेज दिया है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी, तो आप कर लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।